हरिद्वार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में मन की बात समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों से किया संवाद। बोले, हिमालयी चुनौतियों से वैज्ञानिकों को विचार बनेंगे मददगार। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दी बधाई। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अच्छी खबर। प्रदेश में अगले 10 दिन नहीं होगी बारिश। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। देहरादून में लगातार डेंगू का कहर जारी। 20 नए मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि। 7081 जगह पर मिला डेंगू का लार्वा। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ढोल नगाड़ों और पहाड़ी संस्कृति से होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। हरिद्वार में मन की बात समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पहाड़ी संस्कृति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। जो पारंपरिक तरीका है स्वागत करने का, पहाड़ी संस्कृति से जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि ही भगवान स्वरूप है, तो इस तरह से जो है जेपी नड्डा का स्वागत सांस्कृतिक तरीके से किया गया है। जो पहाड़ी संस्कृति है उत्तराखंड की, उससे भव्य स्वागत किया गया है। और क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं जेपी नड्डा के? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज की अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड का दौरा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड दौरा है। ऐसे में जो है आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर बीजेपी ने की है। साफ तौर पर देखा जाए तो आज हरिद्वार में जो है जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट जो है पहुंच चुके हैं। इसके बाद में उनका जो भव्य स्वागत है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है किया है। साथ ही साथ महेंद्र भट्ट, जो कि बीजेपी के भी अध्यक्ष हैं, वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वोटर चेतना अभियान जो है इस दौरान यहाँ पर चल रहा है, उसको लेकर के जो है केंद्रीय मंत्री जो है खुद लगातार जो है उत्तराखंड में शिरकत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव भी होना है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है, उसको लेकर के रणनीति भी जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। अब आगे के जो कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो जो कार्यक्रम यहाँ पर जेपी नड्डा का रहने वाला है, उसमें जो विशेष रहेगा वो यही रहेगा कि जो यहाँ पर वोटर चेतना अभियान है उसको किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयार किया जाए, या फिर लोगों से कैसे जो है यहाँ पर जोड़ने की जो उनको प्रक्रिया है। क्योंकि 10,000 वोटरों को जो जोड़ने का लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार की अगर बात की जाए तो 2025 तक के लिए जो है उन्होंने यहाँ पर लक्ष्य रखा हुआ है, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर सरकार कार्य करती हुई भी नजर आ रही है। जी मैंने, जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड एक डबल इंजन सरकार का उदाहरण माना जाता है, और इसी हिसाब से जो जिम्मेदारी है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर ज्यादा है। क्योंकि अगर उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसी तरह से जो है बड़ा लक्ष्य दिया गया है कि कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा जेपी नड्डा का माना जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी हाल ही में जो है यहाँ पर 5 सितंबर की अगर बात की जाए तो 5 सितंबर से जो विधानसभा सत्र है वो भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जो कि 8 तारीख तक यहाँ पर चलने वाला है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बागेश्वर के जो चुनाव है वो भी इस दौरान यहाँ पर होने हैं। तो उसमें जो एक लिस्ट बीजेपी ने यहाँ पे जारी की है, बड़े नेता जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ साथ बीजेपी के जो बड़े जो नेता हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पहले दिन जो है वहां पर प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है एक रणनीति के तहत यहाँ पर बीजेपी कार्य कर रही है, या फिर सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार जो है लगातार यहाँ पर जो है इन सब चीजों को लेकर के तैयारी पर है। तो लोकसभा के जो चुनाव यहाँ पर 2024 में होने हैं उससे भी जो है इसको जोड़ा जा रहा है।
विनय, जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो चुनाव यानी कि उपचुनाव जिस तरह से आपने बताया बागेश्वर में हो रहा है, तो उसके भी कई सारे मायने होंगे। जिस तरह से अगर जो पार्टी उसमें जीत दर्ज करेगी, जाहिर सी बात है कि जनता का जो सहयोग है, जो जनता का प्यार है, वो उसी पार्टी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर का जो उपचुनाव जिसका आपने जिक्र करा, वो भी काफी ज्यादा जो है एक तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगा बागेश्वर का। जी बिल्कुल, देखिए बागेश्वर उपचुनाव की अगर बात करें तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर पूरी की हुई हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से पार्वती दास जो कि यहाँ पर स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री भी जो यहाँ पर रहे हैं, 4 बार से विधायक भी रहे हैं बागेश्वर के, तो देखा जाए तो जिस तरीके से जो है बीजेपी की इस समय तैयारी चल रही है, उसमें जो है बीजेपी को इसका भी जो है यहाँ पर फीडबैक मिल सकता है, क्योंकि बड़े नेताओं का जो उत्तराखंड दौरा है वो लगातार प्रस्तावित है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है बीजेपी अपनी जीत का जो दावा है वो भी यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी भी लगातार यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव होने हैं उनमें अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही है। तो अब जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराती है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने जो है यहाँ पर दावा किया है कि बड़े बहुमत के साथ में जो है बीजेपी वहां से सीट निकाल रही है और ये जीत जो है उनके पाले में आ रही है। विनय, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उपचुनाव में कांग्रेस को उतना मौका नहीं दिया जा रहा, कांग्रेस के लोगों को प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी सरकार पर जो है हमलावर है। और सरकार को घेरने की जो पूरी तैयारी है उन्होंने यहाँ पर जो है बनाई हुई है, क्योंकि अब देखा जाए तो विधानसभा का जो सत्र है उसमें भी जो है कई मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है सरकार यहाँ पर जो है कार्य कर रही है। या फिर अगर जो बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष की जो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस लगातार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से आपदा इस दौरान यहाँ पर आई है, उत्तराखंड में लगातार जो है बारिश होती रही है, उससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहा है। तो ऐसे में जो है कई बड़े मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ पर विधानसभा सत्र जो होना है उसमें यहाँ पर उठाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे जारी हैं और उसी क्रम में उपचुनाव, तो कहीं ना कहीं एक काफी सारी असमंजस की स्थितियां उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नड्डा हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश कुमार पोखरियाल निशंक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद नड्डा प्रदेश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का हरिद्वार का एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम बना है और इस कार्यक्रम में उनके द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है और इसके पश्चात निश्चित रूप से प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वो हमारे प्रदेश के समस्त संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठने वाले हैं। बागेश्वर विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चंपावत भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा एक तरफा जीत हासिल कर रही है। भाजपा का किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, विरोधी प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचेगी। मेहरा ने आगे कहा कि बागेश्वर की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रही है। मेहरा ने आगे कहा कि पूर्व दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कई जनहितकारी कार्य किए गए हैं। जनता का विश्वास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर है। जनता भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के साथ खड़ी है। बहुत बड़ी जीत वहां हासिल करेगी, क्योंकि जो आदरणीय स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे, वास्तव में वो पूरे उस विधानसभा क्या इस प्रदेश के जनप्रिय नेता थे। वो
मंत्री रहते हुए भी, और इस जिले में, चूंकि मैं चंपावत जिले का जिलाध्यक्ष हूं, इस जिले में भी वो चुनाव के समय में प्रभारी मंत्री के रूप में आए और लगभग हर कार्यकर्ता से उनका दिल का जुड़ाव हो गया। जिस दिन ये घटना हम लोगों ने सुनी कि उनका देहांत हुआ, तो यहाँ का हर कार्यकर्ता बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू थे। और जो उनकी पत्नी माता, हमारी जो माता जी हैं, उनको जो टिकट दिया गया है बड़े सोच समझ के दिया गया है। पूरे बागेश्वर की जनता उनको अपने सराखों पर बैठाएगी और बहुत बड़ी जीत हम लोग उस विधानसभा में हासिल। लोहाघाट में पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है, जिसके तहत पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने खड़ेता गांव में भांग की खेती को नष्ट किया। बता दें कि लोहाघाट क्षेत्र में ग्रामीण भांग की खेती ज्यादा करते हैं, जिसके खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, बागेश्वर में कांग्रेस की जीत दर्ज करेगी। 2024 में प्रदेश में एक नया माहौल देखने को मिलेगा और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी। बागेश्वर का उपचुनाव आया है, निश्चित ही हम एक अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। और मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है लोग हमारे कांग्रेस की विचारधारा जो हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने में है, जो लोगों की समस्याओं के समाधान में है, और इसी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा बागेश्वर उपचुनाव रहेगा उसमें हमारा बहुत रिजल्ट जो है वो सुखद। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली इलाके में पुलिस ने चंडीगढ़ मार्ग की 94 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है और तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जसपुर तिराहा से एक पिकअप वाहन में कई पेटियां अवैध शराब की तस्करी की जा रही हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में लंपी वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे दुग्ध उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलने से पशुपालक परेशान हैं। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक 1,15,000 मवेशियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सिलेक्शन करीब हो गए हैं 30 के आसपास। 70 एप्लीकेशन सोर्स हो गए, 4 ब्लॉक क्या। निगम के अधिकारियों की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिसके चलते मेयर ने पार्षद और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान अचानक गंगानगर क्षेत्र में के लोग सैकड़ों की संख्या में निगम बैठक हॉल में पहुंचे और निगम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लोगों ने निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और बैठक हॉल में ही प्रदर्शन करने लगे। करीब 1 घंटे चले विरोध प्रदर्शन के बाद समस्या के निस्तारण का आश्वासन पाकर लोग वापस लौट गए। सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो नाला है, जो कि इधर से होता हुआ आता है, निरंकारी भवन से होता हुआ, जिसे बंद कर दिया गया। हमने उसकी मांग के लेकर यहाँ पर भी बात करी है कि उसको नाले को जल्दी जल्दी खोला जाए। अगर ये लोग नहीं खोलते तो मैं हाई कोर्ट में पीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके लिए पीएल हाई कोर्ट भी जाऊँगा। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ पता नहीं कितनी फैल रही हैं। 13 तारीख से अभी तक गंगानगर की कम से कम गली नंबर 1 से लेकर सारी गलियों में पानी जमा है। आज भी कम से कम 2-2, 2.5 फीट घरों के अंदर और कम से कम 250 घरों में पानी घुसा होगा। और आज की डेट में भी कम से कम 25 से 30 घरों के अंदर पानी है। नगर निगम को लगातार हर चीज इनके संज्ञान में है, लेकिन बिल्कुल नगर निगम प्रशासन बिल्कुल गैर नींद सो रखा है। कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने लगातार इनको जगाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बजाय उल्टा माहौल बना रखा है इन्होंने। जो सफाई व्यवस्था पहले होती उसको भी चौपट कर दिया। एक छोटी छोटी मशीनें लगा रखी 3-3 इंच वाली, वो मेरे ख्याल से कभी आधा घंटा चलेगी, कभी 1 घंटा चलेगी, कभी कहेंगे तेल खत्म हो गया, कभी इतनी छोटी छोटी मशीन ला रखी। हमारे यहाँ कम से कम 20 मशीनें लोगों ने खुद खरीद दी अपने पैसे से। जो सक्षम नहीं वो बेचारे आज भी डूबे पड़े। आपदा दैवीय आपदा है, ये समय समय पे आती रहती है। ऐसे नहीं है कि पहली बार आई है आपदा यहाँ पे। इस समय ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा जल भरा हुआ, इस चीज़ को हम मान सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हम कमर के पानी में, उसमें मैं सोया हूँ, हमारे पार्षद हों, हम रात नहीं देख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे हैं। 2-2, 2:30 बजे भी कमर के पानी में हम जा रहे हैं। लोगों में हमारे जाने से क्या होना, देखो हम भी इंसान हैं, काम तो मशीनरी ने करना है। जब मशीनरी वहाँ पे काम करेगी
कितनी शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोर एक घर पर धावा बोलकर जेवरात और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। वहीं पुलिस ने सहस्त्रधारा रोड से 2 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि इस वारदात में एक और आरोपी भी शामिल है, जिसके पिता भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी के पिता को 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने अध्यक्षता की और इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जनपदों के अधिकारी मौजूद रहे। ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीन की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है, उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। जो ईवीएम तैयार हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रांग रूम में रखेंगे। उसका जो ईवीएम के जो एफएलसी के दौरान हम प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका उपस्थिति में ये पूरा काम किया जाता है। पर डे उनका अटेंडेंस भी लिया जाता है। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि 5 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता बुरी तरह त्रस्त है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। भट्ट ने आगे कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी। इसने बागेश्वर में एक बहुत ही ऊर्जावान और विद्वान नौजवान को उतारा है और पूरी कांग्रेस एकजुट होके वहां पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार भले ही बहुत ढोल पीट रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार से घोर निराशा लोगों में है। इस समय चारों ओर जो है सरकार हर क्षेत्र में विफल है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर बच्चा परेशान है। हर युवक रोजगार के लिए पहाड़ को छोड़ के जा रहा है। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि उनको यहाँ रोजगार दे सके। बागेश्वर में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुई बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर बागेश्वर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने कहा कि बॉबी पवार बागेश्वर बाबा बागनाथ मंदिर के दर्शन करने आए थे। बागेश्वर पुलिस ने केवल शक के आधार पर बॉबी पवार को गिरफ्तार किया। बॉबी पवार लगातार बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते आए हैं। प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटाले को उजागर कर रहे हैं। बॉबी पवार की गिरफ्तारी के वायरल वीडियो में पुलिस के साथ स्थानीय भाजपा और बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बॉबी पवार का बागेश्वर आना महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि उस समय उपचुनाव चल रहे हैं, वो बाबा बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और जिस तरीके से प्रशासन ने अपने बल का, अपने तंत्र का दुरुपयोग किया, उसको देखकर ये लगता है कि बॉबी पवार ने आज से 5 हफ्ते पहले एक खुलासा किया था कि
कि कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी के जो 13.25 प्राप्तांक लेकर के जो उसको नियुक्ति देने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया था, जिसको आज स्थगित भी उन्होंने कर रखा है, तो उसको लेकर के ये लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ये लगा कि कहीं बॉबी पवार उस संबंध में उसको कहीं उसके पर्चे न बांट रहा हो। इस कारण से जो है आज प्रशासन ने उसको जबरन बलपूर्वक और उसके 4 साथियों को उठाया। उसमें से भी एक आदमी जो पब्लिक का आदमी था, उसको भी उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन के नाम पर, क्योंकि इनको 4 से 5वां आदमी चाहिए था, तो एक पब्लिक का आदमी इन्होंने उठा लिया। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अगर डेंगू पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पहले से कहीं सरकार ने व्यवस्था नहीं की। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रहा है। देहरादून की हालत आप देख लें, राजधानी का अस्पताल है, दून अस्पताल की क्या हालत है आपके सामने है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा के लोग या उनके स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री डेंगू को कंट्रोल न कर पा रहा हो, डेंगू की रोकथाम के लिए व्यवस्था न कर पा रहा हो, उसका इलाज की व्यवस्था न कर पा रहा हो, मैं समझता हूँ ऐसे मंत्री को पद में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लोहाघाट में पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है, जिसके तहत लगातार पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने खड़ेता गांव में भांग की खेती को नष्ट किया। बता दें कि लोहाघाट क्षेत्र में ग्रामीण भांग की खेती ज्यादा करते हैं, जिसके खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।